अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 53 के ऊपर, जो कि बात करता है राइट टू रिस्ट्रेन फ्रॉम यूज ऑफ फर्म नेम और फर्म प्रॉपर्टी। ये एक सिंपल सी बात बोलता है कि सपोज ए बी एंड सी के बीच में पार्टनरशिप फर्म थी जो कि डिसॉल्व हो गई है, लेकिन अभी उसका डिसोल्यूशन नहीं हुआ है। कंप्लीट जो वाइंड अप होती है वो कंपनी नहीं हुई है, सेटल्ड अकाउंट्स नहीं हुए हैं अभी कंपनी के। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसी दौरान ए क्या करता है, जो कंपनी के एसेट्स है, जो कंपनी का जो बिल्डिंग जहाँ पे वो कंपनी काम करती है फर्म, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कंपनी मीन्स वेन एवर आई सी कंपनी ड्यूरिंग दिस होल लेक्चर, इसका ये मतलब होगा कि मैं फर्म की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे जो कंपनी काम कर रही थी उस फर्म में ही ए क्या करता है, अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर देता है। फर्म की प्रॉपर्टी को वो यूज करता है फॉर पर्सनल गेन्स। अब यहाँ पे बी और सी जो है ना, वो बी और सी जो है वो ए को मना कर सकते हैं, वो ए को रोक सकते हैं कि ये कंपनी की जो प्रॉपर्टी है इसको आप यूज नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट यूज दिस प्रॉपर्टी बिकॉज अभी कंपनी जो है फाइनली वाइंड अप नहीं हुई है। एंड जब तक वाइंड अप नहीं होगी तब तक यू कैन नॉट यूज द फर्म्स नेम और यू कैन नॉट यूज द फर्म्स प्रॉपर्टी। ओके, तो ये ही हमको इसमें समझना है। लेकिन अगर यहाँ पे सपोज बी ने ए और जो इनकी ए बी सी की फर्म थी इसकी गुडविल खरीद ली है, गुडविल खरीद ली है बी ने पैसे देके, तो यहाँ पे बी जो है फर्म का नाम यूज कर सकता है बिकॉज उसके पास अब गुडविल है एंड दैट इज व्हाई ही कैन यूज द फर्म्स नेम इवन दो द कंपनी हैज नॉट कंप्लीटली वाउंड अप येट। ओके, अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 54 पे, जो कि बात करते हैं एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के बारे में। यानी कि जब कंपनी वाइंड अप हो रही है इस टाइम पे ए बी और सी ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि कोई भी पार्टनर जो है 2 साल तक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इडलीज का काम नहीं करेगा। सपोज एबीसी का काम था कि वो इडलीज को मैन्युफैक्चर करते थे, इडलीज के बैटर को। अब जब ये कंपनी वाइंड अप हो रही है उस टाइम पे ये डिसीजन ले सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं कि 2 साल तक ए बी या सी इनमें से कोई भी बंदा इस इडली मैन्युफैक्चरिंग के काम को नहीं करेगा विद इन 100 किलोमीटर्स। 100 किलोमीटर के रेडियस में ये काम आप चालू नहीं कर सकते हो। तो इवन दो ये एग्रीमेंट ट्रेड को रोक रहा है, स्टिल it will be allowed because it's a kind of exception to section number 27 of Indian Contract Act. अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 55 पे, जो कि बात करता है सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन। सेक्शन 55 क्लॉज 1 ये बोलता है जो कंपनी के गुडविल है, यानी कि जो कंपनी की नाम है, रेपुटेशन है, उसके भी तो कुछ पैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हल्दीराम है, अब हल्दीराम की जो गुडविल है, जो उसका नाम है, उसके अलग से पैसे होते हैं। करोड़ करोड़ रुपए की तो उसकी गुडविल ही होगी। ओके, जो उसके फिजिकल एसेट्स होंगे वो सब अलग है, वो सब अलग है, लेकिन जो कंपनी का नाम है उसी की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। अब क्लॉज 1 इसका ये बोलता है कि जो कंपनी की गुडविल है उसको आप एसेट्स की तरह ट्रीट करोगे और जो कंपनी है इस गुडविल को अलग से भी बेच सकती है। सपोज एबीसी की फर्म थी जो भुजिया बेचती थी। अब ये जो इनके पास जिस जगह पे भुजिया बेचते थे उस जगह की वैल्यू थी 50 लाख रुपए और जो उनकी गुडविल की वैल्यू थी वो थी 1 करोड़ रुपीस। और जो एबीसी हैं जो वो क्या कर सकते हैं, ये जो 1 करोड़ की गुडविल है ना ये सेपरेटली बेच सकते हैं डी को, डी ई एफ किसी को भी वो सेपरेटली गुडविल बेच सकते हैं। ओके, या फिर अगर ये चाहे तो जो 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है एबीसी की वो प्लस गुडविल 1 करोड़ की ये इकट्ठे भी डी को बेच सकते हैं। ओके, तो यही हमारा क्लॉज 1 बोलता है। अब हम आते हैं इसके क्लॉज नंबर 2 के ऊपर। क्लॉज नंबर 2 इसका ये बोलता है कि सपोज एबीसी
कि भुजिया की कंपनी थी जिसका नाम था भुजिया फॉर एवर, ये इन्होंने 1 करोड़ रुपए में डी को बेच दिया। अब ए बी और सी चाहे तो एक दूसरी कंपनी, एक दूसरी फर्म भी स्टार्ट कर सकते हैं विद द नेम ऑफ भुजिया लवर्स। ये एक दूसरी कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं, ओके, बिकॉज ए बी सी और डी के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि दीज पीपल ए बी एंड सी विल नॉट कैरी ऑन द सेम बिजनेस अगेन। ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, एंड दैट इज वाई ए कैन एक्चुअली डील इन द भुजिया बिजनेस आगे जाके भी, बट ये फर्म का नाम नहीं यूज कर सकते हैं। यानी कि जो भुजिया फॉर एवर का नाम था वो तो उन्होंने डी को बेच दिया है, उस नाम से ये फर्म नहीं खोल सकते अब। या फिर वो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि लोगों को बोले जा जाके कि हम अभी भी भुजिया फॉर एवर में ही काम करते हैं। एबीसी ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ओके। ना ही जो भुजिया फॉर एवर के क्लाइंट्स थे उनको ए बी और सी पोच भी नहीं कर सकते, वो जाके बोल नहीं सकते हैं कि भाई अब आप हमारे पास आ जाओ, हमने भुजिया लवर्स के नाम से एक नया दुकान खोली है, अब आप जो है हमसे भुजिया लो। ऐसा भी ए बी एन सी नहीं कर सकते। इसका क्लॉज सिंबल सिर्फ आप बोलते हैं कि ए बी और सी ने सपोज डी को अपनी गुडविल बेच दी है, तो डी उनको ये बोल सकता है कि आपने गुडविल तो हमको बेच दी है, अच्छी बात है, लेकिन आज से 2 साल तक 100 किलोमीटर के रेडियस में आप भुजिया नहीं बेच सकते हो। अगर ऐसा एग्रीमेंट ए बी सी एंड डी करते हैं तो इट विल बी वैलिड, इट विल नॉट बी एन एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ ट्रेड। एक काइंड ऑफ सेविंग क्लॉज हो गया हमारा सेक्शन नंबर 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 56 के ऊपर। अब सेक्शन 56 से सेक्शन नंबर 62 तक आई गेस, जितनी भी सेक्शंस है ना ये बहुत ही ज्यादा मैकेनिकल हैं, जिनके बारे में जुडिशरी के कोई पेपर में कभी भी आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, बिकॉज ये बोलता है कि रजिस्ट्रार जो होता है फर्म का, उसकी क्या ड्यूटीज होती हैं, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ये सब चीज़ों के बारे में सेक्शन नंबर, ये सेक्शंस बात करते हैं 56 से लेके 62 तक। तो दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इसलिए हमको इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। लेकिन जो इसका सेक्शन नंबर 63, 68, 69 और 72 जो हैं, ये 4 सेक्शन इस पार्ट में थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्पेशली सेक्शन नंबर 69 वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट कि एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराने की ज़रूरत है या फिर नहीं है। उस कॉन्सेप्ट के बारे में सेक्शन नंबर 69 बात करता है, तो हम वहाँ पे जाएंगे, बट बिफोर दैट हमको सेक्शन नंबर 63 पढ़ना पड़ेगा। एक सिंपल सी बात बोलते हैं कि जब भी एक नया पार्टनर ऐड हो रहा है एक फर्म में, सपोज एबीसी की पार्टनरशिप फर्म है, इसमें अब एक नया बंदा ऐड हो रहा है डी, ओके। तो इस बारे में अगर आप इस डी को एडमिट कर लो तो फर्म में, देन यू विल हैव टू टेल द रजिस्ट्रार अपॉन अबाउट दिस थिंग। तो जो रजिस्ट्रार के पास पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है, उनको आपको बताना पड़ेगा कि डी भी एक पर्सन हमारे ऐड हो चुके हैं। और सपोज ये एबीसी फर्म है हमारी, एक भी पार्टनर रिटायर कर जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, इन दैट केस एज वेल यू विल हैव टू टेल द रजिस्ट्रार कि अब जो है सिर्फ ए और बी की ही फर्म बची है एंड अब ये बिजनेस चला रहे हैं, ओके। तो अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है, इन दैट केस आपको बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, अगर कोई भी चेंज होता है फर्म में, देन यू विल हैव टू टेल द रजिस्ट्रार। अब हम आते सेक्शन नंबर 68 के ऊपर। ये एक सिंपल सी बात बोलते हैं कि अगर एक रजिस्ट्रार ने
अपने बुक में कोई भी चीज लिखी हुई है कि सपोज ABC की पार्टनरशिप फर्म है और इसके पार्टनर्स A, B और C हैं, एंड जो भी फर्म की डिटेल्स है वो रजिस्ट्रार ने अपने बुक्स में लिखा हुआ है, तो जो भी बुक्स में लिखा हुआ है दैट विल बी अ कंक्लूसिव प्रूफ। अगर आगे जाके कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस रजिस्ट्रार की बुक्स को आप उसकी कॉपी, जो सर्टिफाइड कॉपी जो है, आप कोर्ट में मंगवा सकते हो और वो एज ए एविडेंस आप यूज कर सकते हो, वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा। ओके, तो सेक्शन नंबर 68 हमारा यही बोलता है। कंक्लूसिव प्रूफ का क्या मतलब है कि जैसे ही आपने वो बुक्स को प्रोड्यूस कर दिया कोर्ट में, तो सामने वाली ऑपोजिट पार्टी जो है वो उसके लिए, उस चीज के लिए ये नहीं बोल सकते कि गलत है, ये नकली है, ऐसा नहीं बोल सकती है। उसके जो जेन्युइननेस है उसके लिए इट विल बी अ कंक्लूसिव प्रूफ, बिकॉज सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं वो और रजिस्ट्रार ने उसके ऊपर मोहर लगाई हुई अपनी, एंड दैट इज वाई उसके ऑथेंटिसिटी के ऊपर आप शक नहीं कर सकते हो। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 69 पे। ये बात करता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, इन दैट केस क्या क्या राइट्स उसके पास अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले तो हमको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। बट अगर आप अपनी फर्म को रजिस्टर नहीं करवाओगे तो यू कैन नॉट सू एनी थर्ड पर्सन, आप किसी थर्ड पर्सन को स्यू नहीं कर सकते हो। सपोज ABC की पार्टनरशिप फर्म है और ये रजिस्टर्ड नहीं है, इन दैट केस इन्होंने डी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके बेसिस पे इन्होंने एडवांस पेमेंट कर दी है डी को 3 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की एडवांस पेमेंट इन्होंने डी को कर दी है और डी ने अभी भी माल इनको दिया नहीं है, ABC को रॉ मटेरियल सपोज नहीं दिया। अब ABC चाहे तो डी को वो स्यू नहीं कर सकते हैं बिकॉज इनकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। आगे जाके अगर एक और चीज होती है, सपोज कि AB जो है इनको लगता है कि C कंपनी के पैसे अपने पर्सनल कामों में लगा रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं कंपनी के साथ, तो A और B अगर चाहें तो C को वो स्यू नहीं कर सकते हैं, वो C को स्यू नहीं कर सकते हैं बिकॉज जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है वही रजिस्टर्ड नहीं है। तो ना ही आप किसी पार्टनर को स्यू कर सकते हो, ना ही किसी थर्ड पर्सन को आप स्यू कर सकते हो। ओके, और अगर डिसोल्यूशन के टाइम पे कुछ गड़बड़ी हो जाए, डिसोल्यूशन के टाइम कुछ गड़बड़ी हो जाए, उस इसके लिए भी आपको अगर सूट करना है तो भी आप सू नहीं कर सकते हो। बेसिकली आप कोर्ट को अप्रोच कर ही नहीं सकते हो अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो। एक सिंपल सा रूल आपको याद रखना है। ओके, अब हम आते सेक्शन नंबर 72 के ऊपर। ये बात करता है कि पब्लिक नोटिस अगर आपको देना है तो आपको किस फॉर्म में देना पड़ेगा। वो हमने इस एक्ट में पढ़ा है काफी जगहों पे कि पब्लिक नोटिस आपको देना पड़ेगा, रिटायरमेंट हो गया या एक्सपल्जन हो गया पार्टनर का, इन दैट केस आपको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। तो किस फॉर्म में दिया जाएगा उसके बारे में सेक्शन नंबर 62 बात करता है। ये बोलता है कि आपको रजिस्ट्रार, अगर आपकी पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रार को आपको नोटिस, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको ऑफिशियल गैजेट में भी, ऑफिशियल गैजेट में भी ये पब्लिक नोटिस को छपवाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एक न्यूज़पेपर जो सर्कुलेट होती है एरिया में, वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर, तो उस न्यूज़पेपर में भी आपको ये पब्लिक नोटिस छपवाना पड़ेगा। तो आपको किस किस को देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को, ऑफिशियल गैजेट में आपको पब्लिश कराना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर में भी नोटिस को छपवाना पड़ेगा। ओके, तो यही चीज जो है हमको इसमें समझनी है बस। एंड इसी के साथ जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है वो हम पढ़ चुके हैं फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लेक्चर्स हैं वो भी आपको देखने चाहिए। उसमें हमने केस लॉज वगैरह डिस्कस किए हुए हैं, एंड आई रियली वांट यू टू स्टडी दैट एज वेल। थैंक यू सो मच।